Hello student, this is अनुपम गंभीर and you are watching अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से पोम लास्ट पोम 8 द टेल ऑफ द मेलन सिटी जिसके राइटर विक्रम सेठ हैं, इस पोम की हम समरी कवर करेंगे। स्टूडेंट्स पहले इस टाइटल को समझ लेते हैं। द टेल एक ऐसी कहानी जो इमेजिनरी कथा होती है, जो कि रियल नहीं होती, वास्तव में वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऐसी स्टोरी को हम टेल कहते हैं, ऐसी कथा को। तो टेल को कह सकते हैं इमेजिनरी कथा, जिसको हम इमेजिन करते हैं। मेलन एक खरबूजा होता है, तो एक ऐसी सिटी जहाँ का जो राजा है वो एक मेलन होता है। मेलन यानी कि नॉन लिविंग थिंग। आप भी बताइए कि जहाँ का एक किंग नॉन लिविंग थिंग होगा तो वहाँ का राज्य कैसे चलेगा। तो ये एक इमेजिनरी टेल है, इमेजिनरी कथा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम की समरी। इस पोम में एक सिटी होती है जहाँ के राजा अपने आप को यादगार बनाने के लिए ऑर्डर करते हैं कि मुझे एक आर्क बनवाना है। अब गलती से आर्क छोटे साइज का बन जाता है, तो राजा जब इस आर्क में से निकले तो वो छोटे साइज का होने की वजह से राजा का क्राउन इससे टकरा जाता है, आर्क से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे किंग को अपनी डिसरेस्पेक्ट लगती है और किंग बोलते हैं कि जिसने ये गलती की है उसे फांसी दी जाएगी। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया गया और कहा गया कि ये तुम्हारी गलती है, अब तुम्हें ही फांसी दी जाएगी। तो चीफ ऑफ बिल्डर ने कहा कि ये गलती तो वर्कर्स की है, आप उन्हें सजा दो, क्योंकि ये आर्क है, ये वर्कर्स ने बनाया है, तो उनके बनाने की वजह से ये आपके सर से टकराया, जिससे आपका क्राउन गिर गया, तो आपको सजा उन्हें देनी चाहिए, वर्कर्स को। अब राजा ने वर्कर्स को बुलवाया तो उन्होंने कहा कि ये मैसन्स की गलती है। मतलब आप वर्कर अपनी गलती किस पे डाल रहे हैं? मैसन। मैसन कौन होते हैं? जो ईंटें बनाते हैं। तो उन्होंने अपनी जो गलती स्वीकारी नहीं और उन्होंने मैसन्स की गलती बना दी। जिन्होंने गलत साइज की ईंटें बनाई तो मैसन्स ने आर्किटेक्ट की गलती बनाई। अब मैसन्स ने आर्किटेक्ट की गलती बनाई, जिसकी वजह से आर्किटेक्ट पे ब्लेम आ गया। अब राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, आर्किटेक्ट को सजा मिलनी चाहिए, जिसने डिजाइन गलत बनाया। गलत आर्क की वजह से मेरा क्राउन उस आर्क से टकराया और वह नीचे गिर गया। तो ये गलती किसकी होनी चाहिए? हाँ, आर्किटेक्ट की ही ये गलती है। अब राजा निर्णय करते हैं कि ये सजा किसको मिलनी चाहिए? ये आर्किटेक्ट को ही मिलनी चाहिए। राजा के ऑर्डर पर आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, तो आर्किटेक्ट कहते हैं कि जो डिजाइन बना के मैं आपके पास लाया था उसमें छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वे आपने ही किए थे। चेंजेस की वजह से ही आर्क छोटा बन पाया, तो सजा आपको ही मिलनी चाहिए। अब जो किंग हैं वे डिलीमा में आ जाते हैं, यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ही। अब उनके अपने आप पर सब बन आती है और वे कहते हैं कि ये गलती मेरी ही है। अब ये जो राजा थे वो न्याय के प्रति जाने जाते थे, मतलब हर तरफ ये काम और पीस के प्रति जाने जाते थे और न्याय करते थे। ये जाने जाते थे कि ये अपनी प्रजा के साथ कभी भी धोखा नहीं करते हैं, हमेशा न्याय ही करते हैं ये राजा। अब क्या होता है कि वहाँ की प्रजा भी मटरिंग करने लगती है, मतलब आपस में सब बातें करने लगते हैं कि किसको सजा होगी, सजा मिलनी चाहिए किसी न किसी को, तो सजा राजा को, हमारे राजा को किसी न किसी को सजा जरूर ही देनी चाहिए। ये मटरिंग चलने लगती है। तो फिर डिसाइड किया जाता है, एक काउंसलर वहाँ पर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो राजा से कहते हैं कि कंट्री के सबसे वाइसेस्ट मैन को बुलाया जाए, वो समझदार व्यक्ति इसका निर्णय करेगा कि किस पर्सन को फांसी होनी चाहिए। इस बात पर राजा फिर तैयार हो जाते हैं और वे आदेश देते हैं कि हाँ, इस किंगडम में से सबसे वाइजेस्ट पर्सन को लाया जाए। तो अब यहाँ और हंसी की बात देखिए कि ऐसे वाइजेस्ट पर्सन को बुलाकर वे लोग लाते हैं जो ना अच्छे से देख पाते हैं ना चल पाते हैं, मतलब एक प्रकार से उनको ढो के लाया जाता है
और आते हैं और वो कहते हैं कि आर्क को ही फांसी दे दी जाए। बताइए ये कैसे वाइजेस्ट पर्सन थे जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, आर्क को फांसी देने की बात करते हैं। अब फिर राजा बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वे कहते हैं कि ये तो मेरी प्रजा नाराज हो जाएगी, किसी न किसी को तो आज फांसी देनी ही पड़ेगी। तो वो डिसाइड करते हैं कि एक फांसी का फंदा लटका दिया जाए और थोड़ा ऊंचा करके लटकाया जाए, जिसमें जिसका सिर उस फंदे में फिट आ जाएगा उसी को ही सब फांसी दे दी जाएगी। सोचिए कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें हो रही है इस राज्य में। और फाइनली होता ये है कि सबको नाप के वहाँ देखा जाता है, किसी का भी सिर उस फंदे में फिट नहीं बैठता, केवल एक ही पर्सन का सर जो है उस फंदे में फिट बैठ पाता है और वे कौन होते हैं, वहाँ के किंग, वहाँ के राजा का ही सिर उसमें फिट बैठता है और फाइनली राजा को फांसी दे दी जाती है। फाइनली राजा को फांसी होने के बाद वहाँ के किंगडम में कोई राजा नहीं होता, तो ये सब प्रजा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अरे यहाँ का तो कोई राजा ही नहीं है, कोई ना कोई तो राजा बनना ही चाहिए। और वे सब लोग डिसाइड करते हैं आपस में कि जो इस आर्क में से हमारे राज्य की ये जो आर्क बनी है इसमें से फर्स्ट पर्सन जो निकलेगा वे ही हमारे राज्य का राजा बनेगा। तो वहाँ पे और बेवकूफ़ी भरी बात एक और होती है कि वहाँ से एक इडियट पर्सन निकलता है, इडियट बेवकूफ़ पर्सन निकलता है जिसको मेलन बहुत पसंद होता है, खरबूजा इतना पसंद होता है कि वो हर बात पे मेलन बोल देता है। तो उससे पूछा जाता है कि इस कंट्री का नया किंग कौन होगा, तो इस बात पर भी वो बोल देता है मेलन, क्योंकि हर बात का उसका एक स्टैंडर्ड आंसर यही होता है कि मेलन। अब फाइनली मेलन को ही सारी रीति रिवाज के थ्रू उसको मेलन को थ्रोन पर बैठा दिया जाता है और उस कंट्री का राजा एक मेलन को बना दिया जाता है। अब देखिए कितनी ह्यूमरस, कितनी फनी, हंसी भरी ये स्टोरी थी। अब यहीं पे ये स्टोरी खत्म नहीं हो जाती, तो उसके कुछ टाइम बाद उस कंट्री के लोगों से पूछा जाता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है कि जो आपका राजा एक मेलन है, एक नॉन लिविंग थिंग यहाँ का राजा है, आपको क्या इससे कोई दिक्कत नहीं है? तो वे कहते हैं कि जब हमें ही परेशानी नहीं है तो आपको क्यों, हमें तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा काम है, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं है। तो हम इस बात से खुश हैं कि हमारा राजा एक नॉन लिविंग थिंग है, एक हमारे राजा क्या है, एक मेलन हमारे राजा है। तो यहीं पे हमारी ये जो पोम है, एक ह्यूमरस भरी पोम, हंसी से भरी हुई पोम यहीं पे फिनिश हो जाती है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट्स बुक से लास्ट पोम 8 द टेल ऑफ मेलन सिटी, जिसके राइटर विक्रम सेठ है, इसकी वर्ड मीनिंग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोम की वर्ड मीनिंग। स्टूडेंट बहुत ही इजी, फनी एंड ह्यूमरस पोम है जिसकी समरी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट मीनिंग, वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग इज पेज नंबर 71 से, जस्ट यानी कि लॉफुल, न्यायी थे वो राजा। प्लेसिड, जेंटल, काम कह सकते हैं यानी कि शांत स्वभाव के थे। प्रोक्लेम्ड की मीनिंग होती है अनाउंस्ड पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक घोषणा करना। आर्क, आ कवर्ड स्ट्रक्चर यानी कि जो गोलाई से ऊपर को बना होता है, इट इज कॉल्ड आर्क। नेक्स्ट वर्ड इज डिफरेंटली, इन अ विक्ट्रियस मैनर यानी कि विजय घोषणा सहित। नेक्स्ट इज स्पैन, एक्सटेंड अक्रॉस, फैलाना यानी कि एक्सटेंड फ्रॉम साइड टू साइड, अपना पूरा साम्राज्य फैलाना, इट इज कॉल्ड स्पैन। थ्रू फेयर, जनरल राउंड, द मेन रोड कह सकते हैं। एडिफाई, टू बेनिफिट स्पिरिचुअली यानी कि आध्यात्मिक रूप से सुधारना। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्टेटर्स, मीनिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स मीन्स ऑन लुकर्स यानी कि दर्शक। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉन, आ फेशियल एक्सप्रेशन, जब गुस्सा आने की वजह से हम अपना आईब्रोज ऊपर को उठा लेते हैं, गुस्सा आ जाता है ना, तो इट इज कॉल्ड आ फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज गैलोज, स्ट्रक्चर ऑन विच क्रिमिनल आर हैंग्ड यानी कि फांसी देने की टिकठी। नेक्स्ट वर्ड इज हॉल्ट, ब्रिंग और कम टू एन एरप्ट स्टॉप, थोड़ी देर के लिए रोक दिया किसी काम को, इट इज कॉल्ड हॉल्ट। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 73। वर्ड इज प्रोसीडिंग, वर्क इन हैंड यानी कि कार्रवाई। नेक्स्ट
प्लेसिडर, मोर जेंटल, अधिक नर्म स्वभाव का व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज समन, कॉल अपॉन यानी कि बुलाना। सम्मन दिया जाता है ना, कोर्ट की वजह से किसी क्राइम कोई करता है, कोई अपराध करता है तो क्रिमिनल को सम्मन भेजा जाता है, तो यानी कि उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, तो इट इज कॉल्ड सम्मन, कॉल अपॉन। नेक्स्ट वर्ड इज मैसन, अ बिल्डर इन स्टोन यानी कि स्टोन कटिंग बाय अ मैन, कोई व्यक्ति जो स्टोन कटिंग का कार्य करता है, इट इज कॉल्ड मैसन। नेक्स्ट वर्ड इज क्विवरिंग, ट्रेम्बलिंग यानी कि कांपते हुए। नेक्स्ट वर्ड इज आर्किटेक्ट, a one skilled in a planning or a person who design building, it is called शिल्पकार in हिंदी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डरिंग यानी कि ऑर्डर। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट, टू माइनर चेंजेस टू इम्प्रूवमेंट यानी कि किसी चीज में सुधार करने के लिए जो चेंजेस किए जाते हैं, इट इज कॉल्ड अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज सॉ रेड, बिकम वेरी एंग्री, जब बहुत गुस्सा आ जाता है फेस कैसा हो जाता है, रेड, तो इट इज कॉल्ड बिकम वेरी एंग्री, सॉ रेड। नेक्स्ट वर्ड इज lost his head, unable to act in a calm way, जब शांति से कोई हम काम नहीं कर पाते तो इट इज कॉल्ड lost his head। नेक्स्ट वर्ड इज tricky, difficult to deal with। नेक्स्ट इज काउंसल यानी कि एडवाइस देने वाला। ने यानी कि नो। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 74, culprit, a person who has done something wrong यानी कि अपराधी व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज banged यानी कि हिट, टकराया। नेक्स्ट इज scaffold, प्लेटफॉर्म फॉर द क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, उनके लिए जो फांसी के फंदे तैयार किया जाता है, इट इज कॉल्ड स्कैफोल्ड। नेक्स्ट इज म्यूज, थॉट केयरफुली, ध्यान से सोचना। नेक्स्ट इज परसीव्ड, नोटिस्ड। नेक्स्ट इज पोस्टपोन, पुट ऑफ यानी कि टाल दिया। कंसिडरेशन, द एक्ट ऑफ केयरफुली थिंकिंग अबाउट समथिंग, विचार करना। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 75, पॉन्डर, थॉट ओवर यानी कि विचार किया। नेक्स्ट डेलिमा, आ परप्लेक्सिंग सिचुएशन, संकट की स्थिति। नेक्स्ट इज हॉल्ट्स, मैसेंजर यानी कि दूत। नेक्स्ट इज प्रोक्लेम, डिक्लेयर, घोषणा कर देना। कस्टम, यूजुअल प्रैक्टिस, प्रथा। नेक्स्ट इज एनफोर्स्ड, टू गिव इफेक्ट, लागू करना। ड्यू, प्रॉपर यानी कि उचित। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 76, कस्टमरी, यूजुअल, प्रचलित। नेक्स्ट वर्ड इज रिजॉइस, टू फील जॉय, प्रसन्न हो जाना। नेक्स्ट इज लिबर्टी, फ्रीडम, ये स्वतंत्रता। नेक्स्ट इज लेजर फेयर यानी कि पॉलिसी ऑफ अलाउइंग प्राइवेट बिजनेस टू डेवलप विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल, उन्मुक्त व्यापार। नेक्स्ट वर्ड इज वेल एस्टेब्लिश्ड, हैविंग अ रेस्पेक्टेड पोजीशन यानी कि सुस्थापित करना। इसी के साथ स्टूडेंट ये हमारी वर्ड मीनिंग कंप्लीट होती हैं। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से लास्ट पोम नंबर 8, द टेल ऑफ द मेलन सिटी, जिसके पोएट विक्रम सेठ हैं, इस पोम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोम का एक्सप्लेनेशन। टाइटल को समझ लेते हैं। द टेल ऑफ मेलन सिटी, टेल का मतलब होता है कोई पुरानी कथा, ऐसी कथा जो इमेजिनरी होती है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज कॉल्ड टेल। मेलन एक फ्रूट का नाम है, खरबूजा जिसे हिंदी में कहते हैं। तो एक ऐसी सिटी जहाँ का जो राजा है वो एक मेलन होता है। द फॉलोइंग पोम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1981 एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोम बाय विक्रम सेठ। तो ये जो पोम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, ये 1981 में पब्लिश की गई थी, जो कि विक्रम सेठ के जो बाकी का कलेक्शन है उसमें भी ये पोम इंक्लूड है। The king in this poem is just and placid. Does he carry his notion of justice a bit too far? तो इस पोम में जिस किंग के बारे में बताया गया है, जो इस पोम में किंग है, वो क्या है? जस्टिस मतलब न्याय करने वाले हैं, और प्लेसिड यानी कि जेंटल, काम, शांत स्वभाव के हैं। Does he carry his notion of justice a bit too far? अब यहाँ से क्वेश्चन किया गया है हमसे कि क्या ये अपने न्याय करने के मामले में कुछ ज़्यादा ही आगे तो नहीं चले गए हैं? तो देखते हैं क्या होता है पोम में। आफ्टर इडरीस शाह, ये पोएम इडरीस शाह को डेडिकेट करती है। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग। यह पोएट कह रहे हैं कि जिस पोएम के बारे में हम बता रहे हैं,
जिस सिटी के बारे में हम बता रहे हैं वहाँ के जो राजा है वो क्या है, जस्ट यानी कि न्याय करने वाले, प्लेसिड शांत एकदम काम स्वभाव के है। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्राइम्फली की मीनिंग होती है स्टूडेंट्स इन अ विक्टोरियस मैनर, यानी कि विजय की घोषणा सहित जब राजा महाराजा जीत के आते हैं तो अपने कंट्रीमैन को वहाँ खड़े होकर संबोधित करते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि उस संबोधन के लिए एक आर्क का कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। आर्क किसे कहते हैं, जिसमें दोनों साइडों में पिलर लगा के ऊपर से राउंड बना दिया जाता है, इट इज कॉल्ड आर्क। वुड स्पेन द मेजर थ्रोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर। तो वो जो आर्क उन्होंने बनाने का आदेश दिया किंग ने, वो काय के लिए दिया कि जब वो अपनी विजय जीत के आएंगे कहीं से तो वहाँ से अपने स्पेक्टेटर जितने भी उनके साम्राज्य के जो लोग हैं उनको वहाँ खड़े होकर वहाँ से वो संबोधित करेंगे। और थ्रोफेयर की मीनिंग होती है द मेन रोड। वहाँ पे मेन रोड पे उन्होंने एक आर्च बनाने का आदेश दिया। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग। वर्कमैन ने अपना कार्य पूरा किया। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये सब राजा का आदेश था। द किंग पुट डाउन द थ्रोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। तो वहीं पे राजा आए, जब वो बन गया, आर्च बन गया, राजा आए उसको देखने के लिए और वहाँ से अपने स्पेक्टेटर्स को संबोधित करने के लिए जब वहाँ पहुँचे, जैसा कि इस पिक्चर में भी शो किया गया है, वहाँ पे राजा आए हैं, जब वो कंस्ट्रक्टेड हो गया, पूरा आर्च बन गई, तो उसको देखने यानी कि या उसका उद्घाटन करने राजा वहाँ पहुँचते हैं। अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन। जैसे ही वे आर्च के नीचे से निकलने लगते हैं तो उनका जो क्राउन है, उनका मुकुट नीचे गिर जाता है। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो, क्योंकि वो जो आर्च थी वो काफ़ी नीचे बनी हुई थी। अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस। अब जो उनका शांत फेस होता है वो बिल्कुल फ्रॉन हो जाता है, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, गुस्से से जब हम अपना फेस में आईब्रोज ऊपर को चढ़ जाती है ना, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है किंग को, तो उनका फेस जो है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल फ्रॉन हो जाता है। द किंग सैड दिस इज डिसग्रेस। अब राजा कहते हैं कि ये तो डिसग्रेस हो गया, यानी कि मेरा अपमान हो गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग। अब वो कहते हैं कि जिन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया है, जिसने बनाया है इस आर्च को, उनके चीफ ऑफ बिल्डर्स को हैंग कर दिया जाए, यानी कि उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज। रोप यानी कि रस्सी, गैलोज गैलोज की मीनिंग होती है स्ट्रक्चर ऑन विच क्रिमिनल आर हैंग्ड। फांसी देने की जो टिकटी होती है, फांसी देने का तख्ता और वो सब कुछ अरेंज कर दिया गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट। और चीफ ऑफ बिल्डर्स को वहां लाया गया। ही पास द किंग ही गेव अ शाउट। जैसे ही वो राजा के पास आए और राजा ने उन्हें कहा कि तुम्हें फांसी होगी, तो वे चिल्लाए, वो बोले, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। वे कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, ये तो वर्कमैन की गलती है। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड ए हॉल्ट। अब राजा कहते हैं ओ उनकी गलती है, वर्कमैन की गलती है। तो अब वो हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए उन्होंने काम को रोक दिया, यानी कि उनको फांसी पे चढ़ाने के लिए रोक दिया। अब किनको रोका स्टूडेंट्स? उन्होंने चीफ ऑफ बिल्डर्स को एक बार फांसी देने के लिए मना कर दिया, यानी कि उनको रोक दिया। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 73। टू द प्रोसीडिंग बीइंग जस्ट ही सेड आई मस्ट। अब जो कार्य चल रहा था, एक बार राजा ने उनको वहीं पर रोक दिया। आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। अब राजा कहते हैं कि इनके बदले, यानी कि चीफ ऑफ बिल्डर्स के बदले किनको हैंग किया जाएगा? वर्कमैन को। द वर्कमैन लुक सरप्राइज एंड सेड। अब वर्कमैन बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज। अब वर्कमैन कहते हैं कि राजा आप सोचिए कि ये जो ईंटें थी वो रॉन्ग साइज की बनाई गई थी, तो इसमें हमारी क्या गलती है? ईंटें ही गलत साइज की थी तो इसलिए आर्क छोटा बना। समन द मैसन्स सेड द किंग। द मैसन स्टूड देयर क्वेरिंग। अब समन, समन की मीनिंग होती है स्टूडेंट बुलावा भेजना। कोर्ट से भेजा जाता है ना समन, कोई अपराधी क्रिमिनल्स होते हैं तो उनको समन भेजा जाता है, यानी कि उनको कोर्ट बुलाया जाता है। तो ऐसे कहा गया है कि अब मैसन को समन भेजा गया। अब यहाँ मैसन कौन है? मैसन है जो जिन्होंने ईंटें बनाई थी। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट ये सीरीज याद करनी पड़ेगी कि सबसे पहले चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया, उसके बाद वर्कमैन को, और अब वर्कमैन ने अपनी सारी गलती किस पे लगा दी? मैसन्स पे लगा दी, कि ये सारी मैसन्स की गलती है जिन्होंने ईंटें ही रॉन्ग साइड की
बनाई थी। द मैसन्स स्टूड देयर क्वीरिंग, मैसन्स वहाँ पे खड़े होते हैं। क्वीरिंग की मतलब होता है ट्रैम्बलिंग, यानी कि कांपते हुए वहाँ आते हैं और वहाँ खड़े होते हैं। अब देखिए वे क्या कहते हैं, इट वॉज आर्किटेक्ट, दे सेड द आर्किटेक्ट वॉज समवन। अब वे कहते हैं कि यह गलती तो आर्किटेक्ट की है, आर्किटेक्ट को बुलाया जाए। अब आर्किटेक्ट को सम्मन भेजा जाता है। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी आई टू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड। अब आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, जो राजा है, हिज मैजेस्टी का राजा के लिए आया है कि वे ऑर्डर देते हैं। और ऑर्डरेन की मीनिंग होती है ऑर्डर देना, ऑर्डेन करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं राजा कि आर्किटेक्ट को बुलाया जाए, आर्किटेक्ट को हैंग किया जाएगा। सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग। अब आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, वे आके कहते हैं हे राजा, आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू प्लान व्हेन आई शोड देम टू यू। वे कहते हैं कि जब हमने ये प्लान बना के, आर्क का जो प्लान बनाया था, प्लान बनाने के बाद आपको दिखाया था, तो उसमें अमेंडमेंट यानी कि उसमें जो छोटे मोटे चेंज होते हैं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जो सुधार करने के लिए जो चेंजेस किए जाते हैं, वो आपने किए थे। द किंग हेयर दिस, द किंग सॉ रेड। अब राजा जब इसको सुनते हैं तो वो बिल्कुल लाल हो जाते हैं, भय से लाल हो जाते हैं। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, और वे अपना सर भी नीचे झुका देते हैं। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग। लेकिन वो जो राजा थे वो बिल्कुल न्याय और शांत प्रिय थे, तो वो कहते हैं ये तो बहुत ही ट्रिकी हो गया। ट्रिकी का मतलब ये तो बहुत ही गंभीर मामला बन गया। आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइसेस्ट मैन इन दिस कंट्री। वे कहते हैं अब मुझे कुछ काउंसल्स की जरूरत है, काउंसल्स को बुलाया जाए, जो इस कंट्री का सबसे वाइसेस्ट पर्सन है उसको लाया जाए। द वाइसेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट। अब जो वहाँ का वाइसेस्ट मैन होता है उस कंट्री का, उसको रॉयल कोर्ट में उपस्थित किया जाता है। मतलब उनको उसको लाया क्या जाता है, उसको एक प्रकार से ढो के लाया जाता है। अब क्यों? ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, क्योंकि वह ना चल सकता था ना ही देख सकता था, इसलिए कहा गया है कि उसको जो है लाद के लाया गया। सो ओल्ड एंड देयर फॉर वाइज वॉज ही, वो इतना बुढ़ा था और पर ऐसा देखो कैसी फनी स्टोरी है, इतना बूढ़ा था, ना वह देख सकता था ना चल सकता था, और उसको ही वाइस यानी कि बुद्धिमान मान के वहाँ पे लाया जाता है। बट इन ए क्वीरिंग, लेकिन कांपते हुए वह कहता है, वॉइस इज सेड, कांपती हुई आवाज में वह कहता है, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। कल्प्रिट की मीनिंग होती है स्टूडेंट्स अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। अपराधी यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसी को ही सूली पे चढ़ाना चाहिए। ट्रूली द आर्ट इट वॉट दैट बैंड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग। अब वो कहते हुए आर की है अपराधी व्यक्ति, जिसने अपराध करने वाला, जिसने आपके मुकुट को नीचे गिरा दिया है, तो इसीलिए उस आर्च को ही फांसी दी जाए। अब देखिए फिर कितनी फनी बात कर रहे हैं ये, कि आर्क को, एक नॉन लिविंग थिंग्स को फांसी पे चढ़ा दो कि ये उसकी गलती है। टू द scaffold the arch was led when suddenly a counselor said। अब वे कहते हैं स्कैफोल्ड की मीनिंग होती है प्लेटफॉर्म फॉर द क्रिमिनल। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है यानी कि उस आर्च को फांसी पे चढ़ाने के लिए। When suddenly a counselor said, "How can we hang so shamefully?" अब वहाँ पे एक काउंसलर होता है, वो कहता है कि हम इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं कि एक आर्क को फांसी पे कैसे चढ़ा सकते हैं। What touch your head, your majesty? जिन्होंने हमारे राजा के हेड को छुआ है, यानी कि आज जाके जो हेड पे मुकुट था उसको टच किया है, तो उसको हम फांसी पे कैसे चढ़ा सकते हैं। True, mused the king. By now the crowd, restless, was muttering aloud। अब जो राजा है वो बहुत ध्यान से सोचते हैं, लेकिन जो वहाँ भीड़ होती है वो रेस्टलेस हो जाती है और मटरिंग अलाउड यानी कि बड़बड़ाने लगती है। जो भीड़ होती है वो बड़बड़ाने लगती है। द किंग perceived their mood and trembled and said to all who were assembled। अब वे जो राजा है वो perceived की मीनिंग होती है नोटिस यानी कि अंडरस्टूड, उसको ध्यान से समझते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे राज्य में, और कहते हैं कि
हु वर असेंबल्ड, कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट, कि वहाँ पे कोई ना कोई अपराधी जरूर है और उस अपराधी को सजा दी जाएगी। द नोशन वॉन्ट्स ए हैंग, और एक जो हमारा राज्य है इसको भी एक ना एक को यहाँ पे सजा दी ही जाएगी। इसमें से एक ना एक को जो भी अपराधी रहेगा उसको सजा देनी होगी। हैंग्ड मस्ट बी समवन, किसी न किसी को फांसी पे चढ़ाया जाएगा, एंड दैट इमीडिएटली, और ये बहुत ही जल्दी किया जाएगा। द न्यूज़ वॉज सेट अप समवट हाई, और जो ये न्यूज़ होती है, न्यूज़ की मीनिंग होती है स्लीपिंग एयर, यानी कि जो फांसी का फंदा होता है, रस्सी का बना हुआ फांसी का फंदा, उसको थोड़ा ऊपर करके लटका दिया जाता है। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, एक एक करके वहाँ से हर पर्सन को वहाँ से निकाला जाता है, उसका मेजर किया जाता है कि कौन इस फंदे में पूरा आएगा। ऐसा कहा जाता है ना कि जो इस फंदे में पूरा आ जाएगा उसी को फांसी दे दी जाएगी। पहले ही सेटअप कर दिया जाता है न्यूज़ को। अब यहाँ भी देखिए बड़ी बेवकूफ़ी की जा रही है कि न्यूज़ को पहले ही सेटअप कर लिया कि जिसकी गर्दन उसके अंदर फिट होगी उसी को फांसी दे दी जाएगी। तो एक एक करके सबका मेजर किया जाता है। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल ही फिटेड, लेकिन एक ही मैन होता है जो लंबा होता है और वो उसमें फिट आता है। वन मैन दैट वॉज ऑल, उन सब में से एक ही मैन होता है। ही वॉज द किंग हिज मैजेस्टी, और वह कौन होता है? वो राजा खुद ही होता है। हिज मैजेस्टी वॉज देयर फॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री, रॉयल डिक्री का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर। तो वही ऑफिशियल ऑर्डर के अनुसार, राजा के जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है उसी के अनुसार, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि न्यूज़ में जिसका सिर फिट हो जाएगा उसी को फांसी दे देंगे, तो उसमें राजा का ही सिर फिट हो जाता है, तो राजा को ही सूली पे लटका दिया जाता है, उनको फांसी दे दी जाती है। तो यहीं पे स्टोरी खत्म नहीं हो जाती स्टूडेंट, अभी पिक्चर बाकी है, आगे देखते हैं क्या हुआ। Thank goodness we found someone, said the ministers, for it instead. तो थैंक गुडनेस, अब ये जहाँ वहाँ पे जो भी मंत्री उपस्थित होते हैं वो कहते हैं थैंक गॉड, कोई ना कोई तो मिला जिसको हमने फांसी दे दी। वी हैड नॉट द अनट्रूली टाउन, अगर ऐसा ना होता तो इस टाउन पे, इस राज्य पे, किस मतलब जो राजा है और राज्य की प्रजा है उसका तो सारा विश्वास ही उठ जाता, क्योंकि राजा ने कहा था किसी न किसी को आज फांसी दे दी, तो इसीलिए वो बोलते हैं थैंक यू, किसी को तो फांसी दे दी, भगवान ने ऐसा एक बंदा दे दिया जिसको हमने फांसी पे चढ़ा दिया। माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, तो अब अगर ऐसा ना होता तो ये जो क्राउन है, सिंहासन है, इसके प्रति लोगों का विश्वास ही उठ जाता। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। अब वो कहते हैं राजा अमर रहे, मिनिस्टर जो भी वहाँ उपस्थित होते हैं वो कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग, ये राजा है जो अमर है और राजा की मृत्यु हो जाती है। They pondered the dilemma, then being practical minded men, अब वो जहाँ वहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं, जो भी समझदार व्यक्ति होते हैं, वे डिलीमा में आ जाते हैं, यानी कि संकट की स्थिति में पड़ जाते हैं कि अब यहाँ का राजा कौन बनेगा। सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम मैजेस्टी नेम, अब वो कहते हैं कि कोई ना कोई तो राजा बनाना पड़ेगा। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर और स्टेट, अब वहाँ पे जो मैन उपस्थित होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, उसमें से एक काउंसलर कहते हैं कि इस सिटी गेट में से जो भी पहला पर्सन यहाँ से निकलेगा वही हमारी सिटी का किंग होगा। एज ही इज आवर कस्टम, तो हमारी प्रथा के अनुसार, उनकी प्रथा ऐसी ही होगी ना, तो वो कहते हैं हमारी प्रथा के अनुसार जो भी फर्स्ट मैन इस गेट में से पास होगा वही हमारा नया किंग होगा। दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, तो पूरी सेरेमनी के साथ उसको राजा बनाया जाएगा। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, अब यहाँ पे और एक फनी बात होती है, एक मैन वहाँ से निकलता है उस सिटी गेट से। एन इडियट, वो क्या होता है? बेवकूफ़ होता है। द गार्ड्स क्राइड वेट, वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं वेट करो, रुको। हु इज़ टू बी द किंग, डिसाइड अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड, अब वो कहता है कि यहाँ का, हमारी कंट्री का जो राजा है वो नया किंग कौन होगा। गार्ड उनसे पूछते हैं, उस मैन से, जो इडियट पर्सन वहाँ से निकलता है उससे पूछते हैं, तो वो कहता है अ मेलन,
इडियट जवाब देता है, अ मेलन। मेलन क्या है? एक फ्रूट का नाम है, खरबूजा। तो कहते हैं खरबूजा यहाँ का राजा होगा। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। ये जो आंसर होता है वो उसका स्टैंडर्ड होता है। क्यों होता है? ही लाइक्ड मेलन, क्योंकि वो जो मेलन को पसंद करता है और हर बात पे वो कहता है मेलन, तो इसीलिए वो उसका स्टैंडर्ड आंसर होता है। और यहाँ पे भी वो कह देता है कि हाँ, आपका जो राजा है वो मेलन बनेगा। आर नाउ अवर किंग, द मिनिस्टर सेड, crowning a melon. Then they led the melon to the throne and reverently set it down. अब वहाँ पे जो भी मिनिस्टर्स होते हैं अपनी रीति रिवाज के अनुसार वह मेलन को लेकर आते हैं, उसको ताज पहनाते हैं और उसको सिंहासन पर बैठाते हैं पूरी अपनी प्रथा के अनुसार। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 76। दिस हैपन ईयर्स एंड ईयर्स अगो। अब इस बात को बहुत ही ज़्यादा साल हो गए हैं, काफ़ी साल पहले की बात है। व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल, और अब आज अगर आप पूछें वहाँ के रहने वाले लोगों से, सो योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, कि यहाँ तुम्हारा राजा जो है वो एक मेलन है। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ का राजा एक मेलन है। दे से वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, तो वे कहेंगे वो तो ये कस्टमरी चॉइस है, यानी कि ये तो प्रथा है, ये तो हमारी रीति है। इफ हिज मैजेस्टी रिजॉइस, कि जैसा वहाँ के प्रथा को मंजूर होगा वैसा ही वहाँ पे होगा। इन बीइंग अ मेलन दैट्स ओके, अब यहाँ राजा को ऐसा सही लग रहा है कि हमारा राजा एक मेलन के रूप में उपस्थित है, तो ऐसा ठीक है, चलने दो। विद अस फॉर हु आर वी टू से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पे राजा एक मेलन है या किंग ही होना चाहिए, तो हमें ऐसा ही ठीक लग रहा है। वट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लिव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, तो ये जो राजा हैं ये हमें पीस और लिबर्टी में रहना चाहते हैं, मतलब हमें कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे, हमारे शांति में हमें रहने दे रहे हैं, हमसे कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हमारे काम में, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस फेयर सीम्स टू बी वेल एस्टेब्लिश देयर, और जो भी यहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे रहे हैं, तो हमारे राजा जो हैं हमें कोई दखलंदाजी नहीं होने दे रहे, तो यहाँ पे हमें इसका एस्टेब्लिश यानी कि सुव्यवस्थित रूप से जो भी चल रहा है सब ठीक है, सब शांति से रह रहे हैं, हमारे राज्य में किसी की दखलंदाजी नहीं है। तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारी ये जो पोम है, फनी सी पोम का समापन होता है। स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ही मजे में हूँ। इतनी अच्छी सी बात से स्टार्ट करते हैं क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 8, जो पोम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, जिसके पोएट विक्रम सेठ है। इसकी पोएटिक डिवाइसेस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। सो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज आयरनी। स्टूडेंट्स, आयरनी का मतलब होता है व्यंग। हिंदी में इसे आयरनी की मीनिंग होती है व्यंग। तो देयर आर मेनी आयरनिकल सिचुएशन इन द पोम। एग्जाम्पल, द किंग इज हैंग्ड over a petty matter, the people choose a melon as their king। तो स्टूडेंट, ये टेल ऑफ द मेलन सिटी पूरी पोम ही व्यंग से भरी हुई है। पूरी पोम में ही आयरनी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। इस पोम में एक राजा होते हैं जो कि एक आर्च बनाने का आदेश देते हैं। आर्च किसे कहते हैं? जो 2 पिलर होते हैं और ऊपर से गोल बनाया जाता है उसे आर्च कहते हैं। लेकिन जब वो आर्च का उद्घाटन करने के लिए आते हैं तो उनका जो मुकुट होता है आर्च से टकराकर गिर जाता है, तो इससे उनको बड़ी अपनी इंसल्ट फील होती है और वे आदेश करते हैं कि ये जिसकी गलती है उसको फांसी पे लटका दिया जाए, मतलब जिसने ये आर्च बनाया है उसे फांसी पे लटका दिया जाए। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया जाता है। चीफ ऑफ बिल्डर्स कहते हैं ये तो हमारी गलती नहीं है, ये तो वर्कमैन की गलती है जिन्होंने ये बनाया है, उन्हें फांसी देनी चाहिए। वर्कमैन को बुलाया जाता है और वो सारा अपना जो भी अपनी गलती होती है वो मैसन्स पे डाल देते हैं कि जिन्होंने गलत साइज की ईंटें बनाई थी ये सब उनकी गलती है। उसके बाद वो सारे जो वर्कमैन होते हैं, मैसन्स होते हैं, फिर मैसन्स
स्टूडेंट्स अपनी गलती आर्किटेक्ट पे डाल देते हैं कि ये तो आर्किटेक्ट ने जैसा डिज़ाइन किया था हमने वैसा ही आर्च बनाया और अब ये उनकी गलती है, उन्हें फांसी पे लटकाया जाए। अब आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, आर्किटेक्ट आते हैं और वे कहते हैं कि हे राजा, आप हमारी बात ध्यान से सुनो। जब हम डिज़ाइन तैयार करके लाए थे आर्च का, तो उसमें छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो आपने ही किए थे, तो इसलिए आपके चेंजेस की वजह से ये छोटा बना आर्च जिससे आपका मुकुट नीचे गिरा। तो ये गलती हमारी नहीं है, ये तो आपकी मिस्टेक की वजह से हुआ। तो अब सब असमंजस में पड़ जाते हैं कि राजा को फांसी पे चढ़ाया जाए। तो एक दूसरे के ऊपर गलती लगाने के बाद पूरा ब्लेम किसके ऊपर राजा के ऊपर आ जाता है और फाइनली राजा को फांसी दे दी जाती है। तो है ना, पूरी पोएम आयरनी है, पूरी पोएम में ही व्यंग का यूज किया गया है। उसके बाद फिर एक और बात, यहीं पे कहानी खत्म नहीं हो जाती। वे क्या करते हैं, एक मेलन को अपना राजा बना देते हैं। मेलन जो कि नॉन लिविंग थिंग है, एक फ्रूट है, उसको अपना राजा बना देते हैं। और फिर जब सब लोग पूछते हैं तो क्या आपको गलत नहीं लगता कि आपके राजा एक नॉन लिविंग थिंग है, एक फ्रूट आपका राजा है? तो वहाँ के रहने वाले लोग पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे हमारे काम में, जो हमारे राजा हैं यानी कि जो मेलन है, वे हमारे काम में कोई भी दखलंदाजी नहीं करते, जिससे हमें भी अपने काम में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा एक राजा मेलन है। तो देखिए, पूरी पोम ही क्या है, आयरनी से भरी हुई है, इसीलिए पूरी पोम में आयरनी पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। नाउ नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। सेकंड नंबर पे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज है। स्टूडेंट्स, इट इज use of the same sound at beginning of words that are close together। ऐसे वर्ड जो एक साथ आते हैं और एक ही साउंड से स्टार्ट होते हैं, वहाँ एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, सबसे पहला अगर एग्जाम्पल हम देखें तो पेज नंबर जहाँ पे पोएम स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, पेज नंबर 71, लास्ट 4th लाइन में वर्कमैन वेंट, यहाँ W और W दो वर्ड एक ही साथ स्टार्ट हो रहे हैं, बिगनिंग लेटर एक ही है, बिगनिंग साउंड सेम होने की वजह से यहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन इज ऑन पेज नंबर 73। स्टूडेंट, पेज नंबर 73 पे लास्ट 5th लाइन अगर हम देखें तो ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग। ट्रिकी थिंग, टा और टा साउंड एक साथ दो वर्ड आए हैं जिसका बिगनिंग लेटर और साउंड दोनों सेम है, तो वहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज है। स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कहीं पे द टीम लिखा है, तो वहाँ फर्स्ट लेटर, दोनों वर्ड्स में फर्स्ट लेटर टी है, लेकिन दोनों वर्ड की साउंड अलग अलग है। फर्स्ट में द, टी की साउंड द आ रही है, नेक्स्ट सेकंड टी यानी कि टीम, टी की साउंड टा आ रही है। तो स्टूडेंट, ऐसी जगह पे पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज नहीं होगा। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस वहाँ यूज होती है जहाँ सेम लेटर हो और सेम ही उसकी साउंड भी हो, वहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, हम फर्स्ट देख चुके हैं वर्कमैन वेंट, सेकंड हम देख चुके हैं ट्रिकी थिंक। नेक्स्ट हम इस पोम में एलिट्रेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 75 पर स्टार्टिंग की 5th लाइन में स्टूडेंट देखिए, लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर सेड। नेक्स्ट फिर रिपीट हो रहा है, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। सो यहाँ दोनों वर्ड एक साथ रिपीट हो रहे हैं, दोनों का लेटर सेम है, साउंड सेम है, ला ला साउंड है, तो इसलिए पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज है। स्टूडेंट्स, मुझे ये 3 एग्जाम्पल्स पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन के इस पोम में मिले हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल मिले तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना। यहाँ तक अगर आपको पोएटिक डिवाइस का वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड पोएटिक डिवाइस इज रिपीटिशन। In repetition, the words and phrases have been repeated throughout the poem। पूरी पोम में कोई वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे हों जो रिपीट करे हों, और क्यों रिपीट किए हों, उसका पोएटिक इफेक्ट बढ़ाने के लिए पोम का, तो वहाँ पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन का यूज होता है। में पेज नंबर 72, द चीफ ऑफ बिल्डर्स, इस फ्रेज या वर्ड्स का यूज बार बार करने की वजह से यहाँ पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन का यूज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं
Example number 2 on page number 75. लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पोएटिक डिवाइस फिर रिपीटिशन का यूज़ है, क्योंकि लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट किए गए हैं पोएम का पोएटिक डिवाइस बढ़ाने के लिए, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन का यूज़ है। नाउ नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस नंबर 4, inversion. Students, inversion poetic device, it is used to change the order of words in sentences to make it poetic. जहाँ वर्ड्स का ऑर्डर ही चेंज कर दिया जाए वहाँ पोएटिक डिवाइस इन्वर्शन का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ट्रूली द आर्च इट वॉज दैट बैंड। ये एग्जाम्पल पेज नंबर 74 पर है। स्टूडेंट्स, इसमें होना चाहिए था इट वॉज द आर्च दैट बैंड। तो स्टूडेंट, जब ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है वहाँ इन्वर्सन पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। सो एक एग्जाम्पल मुझे यहाँ मिला है। अगर आपको और एग्जाम्पल दिखे इन्वर्सन का, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस नंबर 5, ओनोमेटोपिया। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम ए साउंड। जो कोई वर्ड किसी आवाज से फॉर्मेट किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है कोई वर्ड जिसमें आवाज होती है, वहाँ पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पेज नंबर 74 पर। स्टूडेंट्स, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1, क्वावरिंग, ये एक साउंड है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया का यूज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 देखें तो इसी पेज पर, पेज नंबर 74 पर ही थोड़ा सा नीचे आकर, ट्रू म्यूज द किंग बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। यहाँ स्टूडेंट्स, मटरिंग भी एक साउंड वर्ड है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया का यूज। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस नंबर 6, एन्जाम्बमेंट। एन्जाम्बमेंट इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द लाइन्स थ्रू आउट ऑफ द पोम। इस पूरी पोम में ज़्यादातर लाइनों में एन्जाम्बमेंट यूज है। तो एन्जाम्बमेंट पोएटिक डिवाइस क्या होती है स्टूडेंट? जब एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना पंचुएशन मार्क के आ जाते हैं वह एन्जाम्बमेंट पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। जैसे हम इस पूरी पोम में दे सकते हैं, यहाँ इस लाइन में द आर्क वाज बिल्ट टू लो आप फ्रॉन के बाद नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं, कोई पंचुएशन मार्क का यूज नहीं किया है। तो जब बिना पंचुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं वहाँ पोएटिक डिवाइस एन्जाम्बमेंट का यूज है। तो लगभग पूरी ही पोयम में हर पेज में पोएटिक डिवाइस एन्जाम्बमेंट का यूज किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस एनाफोरा। It is used the repetition of word at the beginning of phrases or sentences. जब किसी sentences में एक से ज़्यादा वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज रिपीट हो जाता है, यानी कि 2 या 3 सेंटेंसों में सेम वर्ड्स या सेम फ्रेज का यूज हो जाता है, वहाँ पोएटिक डिवाइस एनाफोरा का यूज होता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पेज नंबर 75 में, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। ये वर्ड्स दोनों सेंटेंसेस में 2 बार यूज हुए हैं, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस एनाफोरा का यूज है। इसी के साथ स्टूडेंट पोएटिक डिवाइस का ये वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से लास्ट पोम 8 द टेल ऑफ द मेलन सिटी, जिसके पोएट विक्रम सेठ हैं, इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम के क्वेश्चन आंसर्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज नरेट द टेल ऑफ द मेलन सिटी इन योर ओन वर्ड। अपने वर्ड्स में स्टोरी को नरेट करना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर रेन्ड अ काम किंग। एक बार एक शांत स्वभाव के राजा राज्य करते थे। He once wanted to build an arch that would aid the people. वे एक आर्च बनाना चाहते थे। आर्च किसे कहते हैं? जो 2 पिलर के ऊपर राउंड कर दिया जाता है, गोल बनाया जाता है दरवाजा, इट इज कॉल्ड आर्च। तो वे एक आर्च बनवाना चाहते थे जिससे वहाँ खड़े होकर वे लोगों को संबोधित कर सकें। द किंग्स विश वॉज क्विकली फुलफिल्ड। जो किंग की चाहत थी राजा की, वो जल्दी से पूरी कर दी गई क्योंकि वो उनका ऑर्डर था। एंड अ ब्यूटीफुल आर्च वॉज बिल्ड, और एक सुंदर सा आर्च बन के तैयार हो गया। When the king rode down the thoroughfare, his crown
fell down from his head and was stuck by the arch. जब आर्च बनके तैयार हुई और राजा उसके नीचे से निकल रहे थे तो थोरोफेयर का मतलब होता है मेन रोड, तो वहां से जब वे निकल रहे थे तो आर्च से टकराकर उनका मुकुट नीचे गिर जाता है। विच वॉज बिल्ट टू लो, इतनी नीचे आर्च थी कि उनका मुकुट टकराया और नीचे गिर गया। द किंग थॉट इट वॉज अ डिसग्रेस टू हिम एंड वॉन्टेड टू हैंग द परपिट्रेटर। तो डिसग्रेस की मीनिंग होती है अपमान, तो राजा को इसमें अपना अपमान नजर आया और उन्होंने कहा कि उनको हैंग कर दिया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा जिन्होंने आर्च को बिल्ड किया है। ही कमांडेड द चीफ ऑफ द बिल्डर्स टू बी हैंग, और उन्होंने कमांड किया, ऑर्डर दिया कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को हैंग कर दिया जाएगा, यानी कि फांसी पे लटका दिया जाएगा। द चीफ देन स्टेटेड दैट इट वॉज द बिल्डर्स फॉल्ट। द किंग देन शिफ्टेड द ब्लेम टू द बिल्डर्स। अब जो चीफ ऑफ बिल्डर्स थे उन्होंने कहा कि ये वर्कमैन यानी कि जिन्होंने ये बिल्ड किया है, बनाया है, उनकी गलती है, वर्कमैन्स की गलती है। द बिल्डर देन क्राइड दैट बिकॉज द ब्रिक्स वर लार्जर। अब उनको बुलाया गया जिन्होंने निर्माण किया था, तो उन्होंने कहा ये जिन्होंने ब्रिक्स बनाई हैं, जिन्होंने ईंटें बनाई हैं, ये उनकी गलती है, यानी कि मैसन्स की गलती है, उन्होंने लार्ज साइज की ईंटें बना दी। द आर्किटेक्ट शुड बी हैंग। अब उन्होंने कहा कि ये आर्किटेक्ट की गलती है, अब आर्किटेक्ट पे अपना ब्लेम लगा दिया और आर्किटेक्ट को हैंग किया जाएगा। एज अ रिजल्ट द आर्किटेक्ट वॉज फाइनली पनिश्ड। अब राजा ने कहा कि अब आर्किटेक्ट को पनिश किया जाएगा क्योंकि उसने गलत डिजाइन किया है। द आर्किटेक्ट रिमाइंडेड द किंग दैट द किंग हैड मेड सम चेंजेस टू द डिजाइन ही हैड शोन हिम। आर्किटेक्ट कहते हैं कि जब हम डिजाइन बना के आपके पास लाए थे तो उसमें चेंजेस कुछ आपने किए थे। इट हैड फाइनली टर्न टू द फेस द किंग। अब फाइनली जो अपराध होता है वो राजा पे आ जाता है। ही पोज्ड फॉर अ मोमेंट बिफोर ऑर्डरिंग द सोल्जर्स टू ब्रिंग द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। अब राजा थोड़ी देर के लिए उसको टाल देते हैं और कहते हैं कि कंट्री के सबसे वाइजेस्ट मैन को बुलाया जाए, वही निर्णय करेगा कि यहाँ किसको हैंग किया जाएगा। दे ब्रॉट एन ओल्ड मैन who could barely see or hear as the king had ordered। अब राजा के ऑर्डर के अनुसार एक ऐसे वाइजेस्ट मैन को वो लोग लेके आते हैं जो ना प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, यानी कि बहुत ही वो बूढ़े होते हैं। He proposed that the arch should be hanged because it was the source of such disgrace। अब यहाँ पे फिर ह्यूमरस की एक बात आती है, हंसी की बात आती है कि वो जो वाइजेस्ट मैन को लाया जाता है वे कहते हैं कि उस आर्च को ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए जिसने राजा का अपमान किया है। विच वॉज इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड। अब ये जल्दी से कर दिया जाए क्योंकि जो जनता है वो बहुत उत्सुक है किसी न किसी को हैंग करने के लिए। देन वन ऑफ द मिनिस्टर डिस्ग्रीज आस्किंग हाउ दे कुड शेमलेसली हैंग एन आर्च। अब वहाँ पे एक काउंसलर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, काउंसलर राजा के, जो कहते हैं कि हम एक इतना शेमफुल कार्य कैसे कर सकते हैं, एक आर्च को यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग को फांसी पे कैसे लटका सकते हैं जिसने हमारे राजा के मुकुट को छुआ है। देन किंग रिवर्स्ड हिज डिसीजन एंड डिसाइडेड टू डील विद इट्स हिज वे। अब कुछ टाइम के लिए फिर अपना डिसीजन रोक देते हैं राजा। दे सेड द नेशन वांटेड समवन हैंग राइट अवे। और कहते हैं कि अब किसी न किसी को तो फांसी पे जरूर ही लटकाया जाएगा, अगर नहीं लटकाया तो ये हमारा अपमान होगा, क्योंकि राजा जो ऑर्डर दे देते थे उसको पूरा किया जाता था। सो एवरी मैन वॉज measured and only one man was tall enough to get trapped in the arch। अब राजा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक फांसी का फंदा लटका दिया जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस फांसी के फंदे में जिसका नाप पूरा आ जाएगा उसको फांसी दे दी जाएगी। तो हर एक मैन को मेजर किया जाता है, वहां से नापा जाता है, लेकिन एक ही मैन उसमें पूरा आ पाता है और वे कौन होता है? द किंग, यानी कि राजा खुद। एज अ रिजल्ट ही वॉज इवेंचुअली हैंग। अब परिणाम ये होता है कि राजा को ही हैंग कर दिया जाता है। द कंट्रीज पीपल देन डिजायर्ड अ न्यू किंग। अब कंट्री को नया राजा चाहिए क्योंकि उन्होंने क्या किया, बेवकूफ़ी भरी बात की कि अपने राजा को ही वहाँ हैंग कर दिया। दे आस्क्ड द फर्स्ट पर्सन टू पास थ्रू द सिटी गेट एज इज देयर कस्टम। अब ये कहते हैं कि हमारी प्रथा के अनुसार जो भी सिटी गेट से फर्स्ट पर्सन निकलेगा वही
डिसाइड करेगा कि यहाँ का राजा कौन है। एन इडियट पास्ड एंड सजेस्टेड अ मेलन टू बी द किंग। एक वहाँ से इडियट, एक मूर्ख व्यक्ति निकलता है जो कि कह देता है कि हमारा राजा क्या होगा, एक मेलन। मेलन क्या होता है? खरबूजा, एक फ्रूट का नाम, नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ फिर ह्यूमरस की बात आती है। सो मेलन वॉज क्राउन्ड एंड टेकन टू द थ्रोन। अब मेलन को क्या किया जाता है? ताज पहनाया जाता है और थ्रोन यानी कि सिंहासन पर बिठाया जाता है, लाया जाता है। सिंस देन पीपल लिव हैप्पीली विदाउट इंटरप्शन। अब जो वहाँ लोग होते हैं वो वहाँ बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं। क्यों? वे कहते हैं कि हमारा राजा हमारे कार्य में कोई भी दखलंदाजी नहीं करता, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है और हम खुशी से रह रहे हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। What impression would you form of a state where the king was just and placid? जहाँ का राजा जस्ट यानी कि न्याय करने वाला, प्लेसिड यानी कि शांत स्वभाव का हो, तो वहाँ के राज्य से आपका क्या इम्प्रेशन है, यानी कि आप कैसा इम्प्रेशन देते हैं ऐसे राज्य का जहाँ का राजा क्या हो, बिल्कुल जस्ट, न्यायप्रिय हो और शांत स्वभाव का हो। A state in which the king is just and peaceful will not be secure. अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ जिस स्टेट का राजा एक पीसफुल हो, शांत हो, तो वो एक सिक्योर नहीं हो सकता। इट इज़ द सेम इन द स्टेट डिस्क्राइब्ड इन द पोम। जैसा कि इस पोम में डिस्क्राइब किया हुआ। इतना भी शांत स्वभाव का राजा नहीं होना चाहिए कि जैसा जिसने कह दिया वैसा ही कर लिया और फाइनली उसी को ही हैंग होना पड़ गया, उसी को ही फांसी पे लटकना पड़ गया अपने शांत स्वभाव के कारण, क्योंकि वे चाहते थे कि हमारी प्रजा कोई हम पे उंगली ना उठाए, ये ना कहे कि राजा ने कहा था किसी को फांसी देंगे और नहीं दी। तो इतना भी शांत नहीं होना चाहिए। द किंग वॉज सो स्टूपिड। राजा इतने मूर्ख थे दैट ही कन्विक्टेड हिमसेल्फ टू डेथ फॉर नो रीज़न। और बिना किसी कारण के उनकी ही मृत्यु, अपने आप से वो अपनी मृत्यु कर देते हैं। कैसे? क्यों नहीं, अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अपनी मृत्यु उनकी हो जाती है। ही फेल्ट इनसिक्योर इन द एक्शन ही टुक एंड केप्ट चेंजिंग देम। अपने ही दिए गए ऐसे मूर्खतापूर्ण ऑर्डर में फंस जाते हैं और फाइनली उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। इन सच अ स्टेट नो राइट डिसीजन कैन बी मेड एंड नो सिचुएशन कैन बी हैंडल प्रॉपरली। तो इस प्रकार का स्टेट में कोई भी सिचुएशन और कोई भी कार्य प्रॉपरली ढंग से नहीं हो सकता, तो ऐसा भी राजा नहीं होना चाहिए। Now we will start question number 3. How according to you can peace and liberty be maintained in a state? आपके अनुसार एक पीस यानी कि शांति, लिबर्टी स्वतंत्रता एक स्टेट में कैसे मेंटेन होती है, बताना है आंसर में। पीस एंड लिबर्टी ऑफ एनी स्टेट बाय गुड गवर्नेंस। जो पीस और लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता एक अच्छी गवर्नेंस के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है किसी स्टेट में। वट एवर इज वेल एडमिनिस्ट्रेटेड इज मोस्ट फ्रूटफुल फॉर द सिटीजन एज वेल एज रूलर्स। तो किसी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए वहाँ के सिटीजन्स के साथ साथ यानी कि प्रजा के साथ साथ राजा का भी और राजा के साथ साथ प्रजा का भी उत्तरदायित्व बनता है। There should be a happy balance between state interference and citizen rights. तो स्टेट में हैप्पी बैलेंस बनाने के लिए वहाँ की प्रजा और स्टेट के बीच में इंटरफेरेंस होना चाहिए। नैरो कंसिडरेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रीजन, कास्ट एटसेट्रा। नैरो कंसिडरेशन मतलब संकीर्ण मानसिकता। तो किसी स्टेट की संकीर्ण मानसिकता आधारित होती है किस पे? धर्म, क्षेत्र, जाति एक्सेट्रा, इन चीज़ों पर आधारित होती है। तो शुड बी डिस्करेज्ड, इनको डिस्करेज करना चाहिए यानी कि हतोत्साहित करना चाहिए। बिकॉज दीज आर पोटेंट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि ये आत्मिक जो हमारी सिक्योरिटी होती है उसके बीच में मनमुटाव को लाती है। ओनली देन वन कैन एक्सेप्ट पीस एंड लिबर्टी टू बी मेंटेन इन स्टेट। अगर ऐसा सब कुछ संभव हो
तो इस प्रकार के स्टेट में शांति और स्वतंत्रता मेंटेन हो सकती है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। सजेस्ट अ फ्यू इंटेंसेस इन द पोम विच हाईलाइट्स ह्यूमर एंड आयरनी। तो आपको इस पोम में कहाँ पे ह्यूमर मतलब हंसी के पल दिखाई देते हैं और आयरनी बना यानी कि जहाँ पे बिल्कुल एक ही सेंटेंस में अपोजिट दिखा दिया जाता है और व्यंग उत्पन्न किया जाता है, इट इज कॉल्ड आयरनी। तो हम पहले देखते हैं ह्यूमर। पोम में हमें ह्यूमर कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ पे हमें हंसी आ जाती है। हु इज टू बी द किंग डिसाइडेड अ मेलन इडियट रिप्लाइड। अब जबकि इडियट से पूछा जाता है कि यहाँ का राजा कौन होगा, तो वो कह देता है अ मेलन। अब वहाँ पे हमें बहुत ही हंसी आ जाती है कि मेलन एक जो नॉन लिविंग थिंग है, एक फ्रूट है, उसको यहाँ का राजा बना दिया जाए, ऐसा कहना होता है इडियट का। नेक्स्ट सेकंड कहाँ हमें ह्यूमर दिखाई देता है, यू आर नाउ अवर किंग द मिनिस्टर सेड क्राउनिंग ए मेलन। अब जो मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ राजा के मरने के बाद मेलन को किंग पहनाते हुए, मुकुट पहनाते हुए कहते हैं कि अब आप ही हमारे राजा हैं। ये ह्यूमरस के पल थे जहाँ पे हमें बहुत हंसी आ जाती है। हम नेक्स्ट आयरनी देखते हैं। आयरनी कहाँ पे है, यानी कि दो अपोजिट कहाँ शो किया गया है, व्यंग। A fro appeared upon his placid face। अब फ्रोन का मतलब होता है स्टूडेंट FROWN होगा, यहाँ N मिस हो गया है। तो फ्रॉन की मीनिंग होती है जब गुस्से की वजह से हमारे फेस पे थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है ना, हमारे फेस का बहुत ही गुस्सा आ जाता है, आईब्रोज ऊपर को हो जाती हैं, तो इट इज कॉल्ड फ्रॉन। और प्लेसिड फेस का मतलब था शांत। तो प्लेसिड फेस और फ्रॉन दोनों को एक ही सेंटेंस में दिखाया गया है, तो इट इज आयरनी हेयर। तो यहाँ पे आयरनी शो की गई है। नेक्स्ट सेकंड हम देख सकते हैं, लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर सेड लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। तो एक तरफ से कहते हैं जो मिनिस्टर होते हैं कि चिरंजीव रहो हमारे राजा, चिरंजीव रहो, और दूसरी तरफ से फांसी का फंदा खींच देते हैं और किंग की डेड हो जाती है। तो यहाँ भी हमें आयरनी नजर आती है। तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारे सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर 8 जो पोम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, इसके 40 MCQs कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे एग्जाम में MCQs के बेस पे ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इस पोम से रिलेटेड एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, जिससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और उसका आपको आंसर देने होंगे। कोई आंसर तो आपको एक्सट्रैक्ट में से मिल जाएंगे, बट कोई आंसर स्टोरी पे डिपेंड होते हैं। आपने स्टोरी अगर नहीं पढ़ी है, पहले स्टोरी पढ़ लीजिए, जिससे कि ये सभी MCQs आपको समझने बहुत इजी हो जाएंगे। बहुत इजी, बहुत ही फनी, ह्यूमरस फनी स्टोरी है, को सुनते ही आपको बहुत हंसी आने वाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस पोम के MCQs। फर्स्ट MCQs इज द पोम द टेल ऑफ द मेलन सिटी इज कंपोज्ड बाय विक्रम सेठ। तो ये जो पोम है ये किसके द्वारा लिखी गई है, विक्रम सेठ के द्वारा। नेक्स्ट इज हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द किंग। जो इस पोम में किंग है उसको जो राइटर है उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है। तो जस्ट एंड प्लेसिड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जस्ट मतलब न्यायप्रिय थे, प्लेसिड का मतलब होता है शांत स्वभाव के थे। तो जो इस पोम में राजा दिखाए गए हैं, किंग दिखाए गए हैं, तो वो जस्ट एंड प्लेसिड थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप ऑफ अ किंग रूल्ड द सिटी। इस सिटी में किस टाइप के राजा राज्य करते थे। तो जैसा कि स्टोरी पढ़ के हमें पता चला है वो बहुत ही मूर्ख थे। तो फुलिश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड। राजा ने किस चीज को बनाने का उन्होंने ऑर्डर दिया था। तो एन आर्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई डिड द किंग क्राउन फॉल। तो जब वो आर्च बनाने का उन्होंने एक ऑर्डर दिया था ना, फिर उस आर्च का जब वो उद्घाटन करने के लिए वहां से निकले थे, तो उस आर्च से टकराकर उनका जो मुकुट है वो नीचे गिर गया था। अब वो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि उनका मुकुट नीचे क्यों गिरा था। बिकॉज द आर्च वॉज बिल्ट टू लो। क्योंकि जो आर्च की हाइट थी वो बहुत ही नीची बनाई हुई थी, जिसकी वजह से उनका मुकुट टकराया राजा का और वो नीचे गिर गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज द आर्च वॉज बिल्ट टू लो। हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम। चीफ ऑफ बिल्डर्स
किसको ब्लेम किया था। तो जब राजा का मुकुट टकराया था, आर्च से नीचे गिर गया था, तो उन्होंने कहा चीफ ऑफ बिल्डर्स को जो है फांसी दे दी जाए। अब चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया गया, तो चीफ ऑफ बिल्डर्स ने किसको ब्लेम किया था? द वर्कमैन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्होंने चीफ ऑफ बिल्डर्स ने कहा कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये वर्कमैन की गलती है, जिसकी वजह से आपका मुकुट टकराया और नीचे गया। उन्होंने थोड़ा नीचे करके बनाया था, इसलिए ये उनका फॉल्ट है, यानी कि वर्कमैन का। नेक्स्ट, व्हाट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग? अब वर्कमैन ने किंग को क्या रीजन बताया, क्या कारण, उन्होंने अपनी गलती कैसे छुपाई और उन्होंने अपना ब्लेम कैसे डाला? उन्होंने क्या कहा? ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज। उन्होंने बोला वर्कमैन में कि ये जो ब्रिक थी, ईंटें थी, वो रॉन्ग साइज की बनी हुई थी, जिसकी वजह से आर्क नीचे बना और आपका मुकुट टकराया और नीचे गिरा। नेक्स्ट, हु डिड द वर्कमैन ब्लेम फॉर द फॉल्टी आर्च? तो आर्च की ब्लेम किस पे लगाया था? वर्कमैन ने अपना ब्लेम किसके ऊपर लगा दिया था? द मैसन्स। उन्होंने कहा ये मैसन्स की गलती है, जिन्होंने ईंटें बनाई, ये उनकी गलती है, जिसकी वजह से आपका मुकुट टकराया और नीचे गिरा। क्वेश्चन नंबर 9 इज अकॉर्डिंग टू द मैसन हुज फॉल्ट वाज इट? अब जब सारी गलती मैसन्स के ऊपर आ गई, तो मैसन्स ने अपना ब्लेम किसके ऊपर लगा दिया? द आर्किटेक्ट। उन्होंने कहा आर्किटेक्ट ने जैसा डिजाइन बनाया, हमने तो वैसा ही आर्च बनाया, तो उन्होंने अपना ब्लेम किसके ऊपर लगा दिया? आर्किटेक्ट के ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द किंग समन फॉर द ओपिनियन? तो किसको जो राजा है, उन्होंने समन मतलब होता है बुलावा भेजना, कोर्ट से भी समन भेजा जाता है ना, क्रिमिनल को समन भेजा जाता है जिससे कि कोर्ट में बुलाया जाता है। तो ऐसे ही राजा ने किसको समन भेजा था? द वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंट्री। जब राजा ने देखा कि एक के ऊपर एक अपराध लगाए जा रहे हैं और लास्ट में जब आर्किटेक्ट भी आते हैं और राजा के ऊपर ही ब्लेम कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि अब एक वाइजेस्ट मैन को बुलाया जाए, जिससे कि वही डिसाइड करेगा कि इस कंट्री का न्यू किंग कौन होगा। तो उन्होंने समन किसको भेजा था? द वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंट्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड चेंजेस द अमेंडमेंट्स? अब आर्किटेक्ट ने अपना ब्लेम किसके ऊपर लगाया और क्या कह के लगाया कि ये जो चेंजेस किए थे, ये किसने किए थे? द किंग। आर्किटेक्ट ने कहा कि हाँ, डिज़ाइन तो मैंने बनाया, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स यानी कि उसमें थोड़े जो इम्प्रूवमेंट चेंजेस किए थे, वो आपने किए थे, इसलिए ये आपकी गलती है, आपका फॉल्ट है, जिससे आपका मुकुट टकराया और नीचे गिरा। क्वेश्चन नंबर 13 इज हु वॉज चूजन एज द किंग? राजा किसको चूज किया गया? आंसर इज आमेलन। क्योंकि जब राजा की डेथ हो गई थी, राजा को हैंग कर दिया गया था, उसके बाद एक राजा बनाए गए थे। कौन? नए किंग कौन बनाए गए थे? आमेलन। नेक्स्ट, फाइनली हु वॉज टॉल इनफ टू रीच द नूस? नूस का मतलब होता है फांसी का फंदा। तो फाइनली फांसी, अब क्या हुआ था? राजा ने कहा था कि एक नूस लटका दिया जाए जिसमें उसका सिर फिट आ जाएगा, उसी को ही फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो लास्ट में क्या हुआ था कि किसका सिर उसमें पूरा आया था? द किंग। द किंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि नूस में राजा का ही सिर फिट आया। राजा अपनी ही कही हुई बात में फंस गए और फाइनली राजा को ही फांसी दे दी गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट? इंसिडेंट के बाद, जो इंसिडेंट क्या हुआ था कि जब उनका मुकुट गिरा था नीचे, उन्होंने उसके बाद क्या ऑर्डर दिया था? ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स। उन्होंने कहा था कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को फांसी पे लटका दिया जाए, जिन्होंने इसको आर्च को बनाया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज टू चूज द नेक्स्ट किंग? नेक्स्ट किंग किसने चूज करना था? जब राजा की डेथ हो गई थी, उसके बाद किसने चूज करना था? द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट। नेक्स्ट मेंबर, जो काउंसलर थे, उन्होंने बताया, कहा कि जो सिटी गेट से निकलेगा, फर्स्ट मैन निकलेगा, वो ही डिसाइड करेगा कि यहाँ का किंग कौन होगा। तो आंसर इज द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट। नेक्स्ट, What is the most important to the public of the state? उस स्टेट की पब्लिक के लिए मोस्ट थिंग क्या थी, जरूरी बात क्या थी उनके लिए? देयर पीस, देयर लिबर्टी। वे सिर्फ शांति और स्वतंत्रता चाहते थे। तो बोथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब मेलन को राजा बना दिया गया तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि हमारे राजा कौन है, एक नॉन लिविंग है, क्योंकि वो कहते थे कि यहाँ तो बहुत शांति है, स्वतंत्रता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे राजा एक नॉन लिविंग थिंग है। नाउ वी विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द जेनरे ऑफ द टेल ऑफ द मेलन सिटी? टेल ऑफ द मेलन सिटी के जेनरे क्या है?
तो ह्यूमरस, आयरोनिकल, दोनों, तो बोथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर 19. दिस इज द डिस्ग्रेस. व्हाट वाज द डिस्ग्रेस? जब राजा ने कहा था ये मेरा अपमान है, तो अपमान क्या था? क्राउन बीइंग स्ट्रोक, जो क्राउन है वो टकरा गया था किससे? जो आर्च बनवाई थी राजा ने उससे वो टकरा गया था. तो दिस वाज द डिस्ग्रेस टू द किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पास बाय द सिटी गेट. तो सिटी गेट से पहले जब उन्होंने कहा था कि यहाँ से जो फर्स्ट पर्सन निकलेगा सिटी गेट से, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ही, हमारे कस्टम के अकॉर्डिंग उसे ही राजा डिसाइड करना है, तो वहां से कौन निकला था? एन इडियट, एक बेवकूफ आदमी निकला था वहां से, जिसने बोल दिया था कि हमारा राजा एक मेलन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द वाइजेस्ट मैन्स वर्डिक्ट. वाइजेस्ट मैन जो यानी कि समझदार आदमी ने क्या वर्डिक्ट किया था? इतना समझदार था, देखिए कितना ज्यादा समझदार था. वो क्या कह रहा था? द आर्च शुड बी हैंग्ड, यानी कि आर्च एक नॉन लिविंग थिंग्स को हैंग कर दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए कि ये उसकी गलती है. तो ये उनके अकॉर्डिंग एक समझदार था. हु वॉज हैंग्ड फाइनली. तो फाइनली किसको फांसी दे दी गई? स्टूडेंट. द किंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट वाज द कस्टम ऑफ द सिटी. सिटी की कस्टम क्या थी? नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट वुड चूज द रूलर ऑफ द स्टेट. जो पहला आदमी यहाँ से निकलेगा वही डिसाइड करेगा कि यहाँ का नेक्स्ट रूलर कौन होगा. व्हाट सॉर्ट ऑफ द प्रिंसिपल सीम टू थ्राइव इन द स्टेट. Laissez-faire is the correct answer of this question. Next is what sort of the perception does the public for their chosen king after so many years. बहुत सालों के बाद जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो they have no problem whatsoever. तो उन्होंने कहा हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के सिटी में रहने वाले लोगों ने कहा. Next question, what impression do you form the crowd of the state? Answer is they were both supportive and informative. Next is who according to the council was the culprit that was brought before the king. Answer is the arch. What was the purpose of the construction ordered by the king? जो राजा ने जो ऑर्डर दिया था उसका पर्पस क्या था? आर्च बनाने का ऑर्डर दिया था ना, तो टू इम्प्रूव व्यूअर्स मॉरली. वो चाहते थे कि जो श्रोताएं हैं, जो भी वहाँ पे जनता है, वहाँ से आर्च से उनको संबोधित करेंगे और उनका इंप्रेशन वहाँ पे खड़े होके, आर्च के आगे खड़े होके बढ़ेगा. जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मेन रोड पर थॉरोफेयर यानी कि मेन रोड पर एक आर्च बनाया जाए. वाई डिड द इडियट रिप्लाई द वे ही डिड. उसने ऐसा रिप्लाई क्यों किया था बेवकूफ व्यक्ति ने? बिकॉज ही लाइक्ड मेलन, क्योंकि उसको मेलन बहुत पसंद थे, इसलिए उसने बोल दिया कि हमारा जो किंग है वो मेलन ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट वाज द पब्लिक डिमांड दैट द किंग सॉट टू फुलफिल. तो पब्लिक की डिमांड क्या थी? क्या फुलफिल करने की उनकी चाहत क्या थी पब्लिक की? दे वांटेड ए हैंगिंग. वे चाहते थे अब किसी न किसी को फांसी जरूर दी जाए. Now question number 31 is what happened when the king rode down the thoroughfare. thoroughfare यानी कि मेन रोड के नीचे से जब वो आर्च बना था वहां से वो निकले तो क्या हुआ था? द किंग्स क्राउन फेल. उनका जो मुकुट है वो नीचे गिर गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 व्हाई वाज इट शेमफुल टू हैंग द आर्च. आर्च को ही हैंग कर देना शेमफुल क्यों था? बिकॉज इट वॉज नॉन लिविंग या बिकॉज इट हैड टच्ड द किंग्स हेड. तो इट हैज टच्ड द किंग्स हेड. वो कह रहे थे कि हमारे राजा को जिसने छुआ है उसको हमारे फांसी देना. पब्लिक वहाँ की कह रही थी, उस राज्य की पब्लिक, कि जिसने हमारे राजा के मुकुट को टच किया है उसे हमें फांसी दे देंगे तो हमारे लिए क्या होगा? शेमफुल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रीडिंग द टेल ऑफ द मेलन सिटी व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म द किंग. तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपकी ओपिनियन क्या है? ही वॉज अ फुलिश किंग, कि राजा जो था वो बहुत ही मूर्ख था. नेक्स्ट डू यू थिंक द किंग टुक हिज नोशन ऑफ जस्टिस टू फार. नोशन की मीनिंग होती है कंसेप्ट कर लेना. तो ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द प्रोसेस. तो वो अपनी ही लाइफ को वो गवा चुके थे. राजा जो उन्होंने आज्ञा दी थी, ऑर्डर किया था, उसमें वो अपनी ही लाइफ को गवा चुके थे. Next question number 35 is after all the consideration and discussions the crowd was getting. तो आंसर इज रेस्टलेस. जो वहाँ की पब्लिक है बहुत ही बेताब हो रही थी, वहाँ की बहुत ही कंफ्यूज पब्लिक हो गई थी, रेस्टलेस हो गई थी. कहा कि उस स्टेट की कि अब राजा किसको बनाया जाए, किसको हैंग किया जाए, पहले रेस्टलेस हो रही थी पब्लिक वहाँ की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसनिंग अबाउट हिज ओन हैंगिंग हु डिड द किंग कॉल फॉर.
जब उन्होंने देखा कि मुझे ही लटकाया जा रहा है तो उन्होंने फिर किसको बुलाने का ऑर्डर किया था राजा ने, द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। उन्होंने कहा कि जो इस कंट्री का सबसे वाइजेस्ट मैन है उसको बुला के लाओ, वही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट किंग कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 इज हाउ वाज द पब्लिक डिमांड फुलफिल बाय मेजरिंग हाइट वन बाय वन। एक एक की हाइट वहां से नापी गई कि उसमें किसका सिर फिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द मिनिस्टर्स वर फुलिश टू आस्क एन इडियट अबाउट देयर नेक्स्ट किंग, डू यू एग्री। तो यस, हम मिनिस्टर्स फुलिश थे, मूर्ख थे, जिन्होंने एक इडियट से पूछा कि हमारा नेक्स्ट किंग कौन होगा। लास्ट क्वेश्चन है हु वाज चूजन एज द किंग बाय द काउंसलर। तो काउंसलर के द्वारा किसको राजा चूज किया गया। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप देंगे, आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। राजा की डेथ के बाद नेक्स्ट किंग कौन हुआ। काउंसलर ने सलाह ली, उसके उन्होंने एक इडियट की सलाह ली, इडियट की सलाह के बाद कौन नेक्स्ट किंग बनाया गया। प्लीज कमेंट दिस आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो इन्हीं 40 एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लास ग्रुप। अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।